नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का विषय हमारा बाल विकास एवं मनोविज्ञान। और आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। इसका ये पार्ट 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट हम ला चुके हैं, तीसरा पार्ट प्रैक्टिस सेट है। उसमें हमने जो है बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का समावेश किया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। देखिए 4 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो देखिए पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो देखिए इसका जो विकल्प होगा हमारा बी, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब साइंस की शाखाएं होती हैं, उसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख शाखा है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने या स्किनर ने? तो देखिए इसका विकल्प होगा हमारा सी, रूसो ने। सी, रूसो ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका विकल्प होगा तीसरे का ए, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि। एक मिनट। अगला प्रश्न हमारा, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी या भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का आपका विकल्प होगा ए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? डार्विन, सोरेनसन, पावलाव या हैरिसन? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है ए, डार्विन। देखिए डार्विन एक शिक्षाविद तो नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने जो है विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया, जिसके हिसाब से कोई भी जो है समान रूप से, मतलब समान रूप के नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता जरूर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चे का सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण इस बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया किसको? पियाजे, पावलाव, कोहलबर्ग या स्किनर? तो प्रश्न संख्या 6 का है ए, पियाजे, जीन पियाजे। अगला प्रश्न हमारा, हम जो कुछ भी हैं उसका 9/10 भाग जन्मजात है, केवल 1/10 भाग अर्जित होता है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? पार्कर, स्टैंग, रूसो या होल? देखिए प्रश्न संख्या 7 का जो विकल्प सही है वो है आपका बी, स्टैंग। बी, स्टैंग। अगला प्रश्न, निम्न में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गैस्टॉल्ट संप्रदाय का, प्रेरक संप्रदाय का, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का या साचार्यवाद संप्रदाय का? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का आपका विकल्प होगा ए, गैस्टॉल्टवाद। देखिए गैस्टॉल्टवाद के जो संस्थापकों में अगर नाम आता है तो 3 लोगों का आता है, कोहलर, वर्दिमर और कोफका। कोहलर, वर्दाइमर और कोफका, इन 3 लोगों का नाम आता है। प्रश्न संख्या 9, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पश्चात दृष्टि, पूर्व दृष्टि, पूर्व एवं पश्चात दोनों या उपरोक्त सभी? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का जो आपका विकल्प है बी, पूर्व दृष्टि। जो अंतर्दृष्टि होती है कैसी होती है? पूर्व दृष्टि। पूर्व दृष्टि से मतलब क्या हो गया? उसको हम पहले से देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सोच समझ के, मतलब आपकी मन की आंखें देखती हैं, तो वो कैसी होती है? पूर्व दृष्टि। और पश्चात दृष्टि कौन सी होती है? जो हम अपने आंखों से देखते हैं। निम्न में से चिंपांजी पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोफका, वर्दाइमर, कोहलर या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का जो आपका उत्तर है सी, कोहलर के द्वारा। देखिए कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, तो वो जो है सुल्तान नामक एक चिंपांजी था उसके ऊपर किया गया था। ठीक है, तो उसका विकल्प है आपका कोहलर के द्वारा। अगला प्रश्न, कोहलर द्वारा चिंपांजी पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? सूझ से, अंतर्दृष्टि से, सूझ, अंतर्दृष्टि दोनों से या सभी से? तो देखिए इसका विकल्प होना चाहिए 11 का उपरोक्त सभी। मतलब कहने का मतलब दोनों विकल्प सेम ही है, सूझ, अंतर्दृष्टि दोनों या सभी। तो इसमें क्या होगा? सभी होगा।
निम्न में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कौन सा? पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न संख्या 12 का है ए पर्यावरणीय सिद्धांत। ए पर्यावरणीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल रोजर्स ने। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? पर्यावरणीय व्यवस्था, साहचर्यवाद व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। देखिए 3 विकल्प हैं और चौथा है आपका कोई नहीं। तो इसका जो 13 का विकल्प है डी आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 14, आलपोर्ट ने सर्वोत्तम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? अंतर्दृष्टि से संबंधित गुणों का, व्यवहारिक गुणों का, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का या उपरोक्त सभी का? तो देखिए इन्होंने किया था व्यवहारिक गुणों का अध्ययन। किसका? व्यवहारिक गुणों का विश्लेषण। अगला प्रश्न 15, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? देखिए प्रश्न संख्या 15 का जो विकल्प है आपका सही बी आंशिक विज्ञान। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को आंशिक विज्ञान माना है निश्चित रूप से। वॉटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का जो विकल्प है आपका डी व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। देखिए वॉटसन ने व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, देखिए वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक थे, तो उन्होंने इसको मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। और बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने मन का विज्ञान माना है। ठीक। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा कौन सी है? इनमें से 4 परिभाषा बताएंगे हम, आपको बताना है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ मैं उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? तो देखिए प्रश्न संख्या जो 17 है उसका विकल्प होगा ए, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। प्रश्न संख्या 18, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब छात्र कम अधिगम करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है आपका बी, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अगर बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति है तो संसाधनों की कमी नहीं है और उस पर किसी प्रकार का, देखिए अधिगम पे तो नहीं पड़ेगा, उसकी शिक्षा पर पड़ सकता है, लेकिन अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो अधिगम पे आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है उसके मतलब दिमाग के ऊपर निर्भर करता है और उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए? थॉर्नडाइक, बागले, पावलोव या कोहलर? देखिए थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर और पावलोव ने किया था कुत्ते पर और कोहलर ने किया था चिंपांजी पर। तो इसका विकल्प सी होगा पावलोव। अगला है, कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। सुल्तान किसका नाम था? व्यक्ति का नाम, चिंपांजी, कुत्ता या चूहा? तो सुल्तान एक चिंपांजी का नाम था। किसका? चिंपांजी। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? B.F. स्किनर, हेगर्टी, सिगमंड फ्राइड या फिर थर्स्टन? तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका उत्तर है सी, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने। अगला प्रश्न हमारा 22, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सहायक नियम, गौड़ नियम या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर देखिए आप, ए, मुख्य नियम। किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। देखिए जो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, 2 प्रकार के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम थे 3 और गौड़ नियम थे 5। तो मुख्य नियम में आपके जो है 3 थे, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, एक और था। ठीक है। थॉर्नडाइक ने अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता, अभ्यास, काम प्रवृत्ति और प्रभाव? तो आपको बताना है कौन सा है इसका विकल्प प्रश्न संख्या 23 का। तो देखिए थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो दिया था अभ्यास पे। थॉर्नडाइक ने अभ्यास पर बल दिया था। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? B.F. स्किनर, हेगर्टी, थॉर्नडाइक या थर्स्टन द्वारा? तो प्रश्न संख्या 24 का आपका विकल्प है सी, थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक द्वारा। निम्न में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के या सभी के? तो देखिए 25 का जो प्रश्न का आपका डी, उपरोक्त सभी के। देखिए बच्चा जो है जिसका अनुकरण करता है उससे ज्ञान प्राप्त करता है। अब अनुकरण किसका करता है? देखिए सबसे पहले परिवार में करता है माता पिता का, भाई बहनों का,
फिर उसके बाद वो जाता है स्कूल में, तो वो अपने दोस्तों का अनुकरण करता है और अपने टीचरों का करता है, तो सभी का। और इसमें अगर समाज होता तो समाज भी सही होता। निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सिवाय किसके? अभिप्रेरणा, रुचि, शारीरिक शक्ति या पुनर्वलन। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है सी, शारीरिक शक्ति। देखिए, अधिगम को अभी बताया था आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं करती, उसी तरीके से शारीरिक शक्ति भी प्रभावित नहीं करती। प्रभावित कौन करता है? अभिप्रेरणा, रुचि और पुनर्वलन। देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे प्रत्यक्ष उदाहरण मिल जाएंगे जो शरीर से कमज़ोर होने के बावजूद उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जिसमें उनकी शारीरिक शक्ति जो है बाधा नहीं डाल पाई। ठीक है, तो शारीरिक शक्ति इसका विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? अर्जित, इच्छित, प्राकृतिक या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 27 का है सी, प्राकृतिक प्रेरक। देखिए, काम जो भावना होती है वो एक प्राकृतिक प्रेरक है और वो सभी बच्चों में जन्मजात होता है। ठीक है, जन्मजात का मतलब कहते हैं कि जो ये भावना है ये जन्म से ही होती है, इसको मतलब अर्जित नहीं किया जा सकता और ये ऐच्छिक नहीं होती। ये कैसी होती है? प्राकृतिक। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं कैसे? स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का आपका विकल्प है ए, स्पष्ट। ठीक, अगला प्रश्न, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो प्रश्न संख्या 29 का आपका उत्तर है बी, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या अधिगम। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका उत्तर है डी, अधिगम। देखिए, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, आपने पढ़ी होगी शायद, स्किनर की परिभाषा है, तो इसी को हम बोलते हैं अधिगम। अगला प्रश्न, निम्न में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 31 का जो उत्तर है आपका सी, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। आदत क्या होती है? पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। देखिए, कोई भी चीज़ हमारी आदत में शुमार तब होती है जब हम उसकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं, और पुनरावृत्ति हम नई चीज़ की नहीं करते हैं, मतलब जो पूर्व में हो चुकी हैं उन चीज़ों की पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को हम अपनी आदत कहते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार, अधिगम की अवस्था, अधिगम की प्रकृति या अधिगम स्थानांतरण। तो प्रश्न संख्या 32 का उत्तर है ए, अधिगम के प्रकार। ए, अधिगम के प्रकार। अगला प्रश्न, बीएफ स्किनर द्वारा टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या उपरोक्त सभी का। तो प्रश्न संख्या 33 का जो आपका उत्तर है बी, व्यक्तित्व का। बी, व्यक्तित्व का। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे? शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या उपरोक्त सभी के। तो प्रश्न संख्या 34 का जो उत्तर है आपका ए, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के। अगला प्रश्न, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 का आपका विकल्प है ए, पहचानने तथा सुनने की शक्ति। पहचानने तथा सुनने की शक्ति ही बुद्धि है। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, हेगर्टी या थर्स्टन। तो देखिए, प्रश्न संख्या 36 का जो आपका विकल्प होगा बी, थॉर्नडाइक। बी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महान मनोविज्ञानी ने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया? स्किनर, पावलोव, कोहलर या थॉर्नडाइक। देखिए, प्रश्न संख्या 37 का विकल्प है आपका डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है? थर्स्टन से, स्टैनले हॉल से, स्किनर से या फ्राइड से। तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है आपका बी, स्टैनले हॉल से। स्टैनले हॉल से। अगला प्रश्न, अधिगम से संबंधित बहु प्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 39 का अंतर है बी, गौण नियम। देखिए, मुख्य नियम 3 थे, गौण नियम 5 थे, तो ये 5 में है बहु प्रतिक्रिया का नियम। और अंतिम प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर है आपका सी, करके सीखना। अनुकरण द्वारा सीखना जो होता है वो करके सीखना
ये क्या है, अधिगम की एक विधि है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये उस हर बच्चे तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंच जानी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।